प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कल हम जो सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी है उस पर बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो गैस की सोल्यूबिलिटी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैस के जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो गैस के लिक्विड में जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, वो जो वाटर में डिजोल्व, समुद्र के पानी में या वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसके थ्रू अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हम खुद पे एग्जांपल लेके चले तो हम भी जो रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी जो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसके थ्रू जो हमारे ब्लड में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसके थ्रू हर ऑर्गन को ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो डेली लाइफ में जो गैस के लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। तो ज़रा देखिएगा कि क्या है सोल्यूबिलिटी गैस की लिक्विड में। मेरे पास एक ये बीकर है या आप कह सकते हैं सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मैंने एक ये सोलवेंट ले रखा है। मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में मैंने एक सोलवेंट ले रखा है और इस सोलवेंट के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो मैं बना रहा हूँ ये गैस के मॉलिक्यूल्स है और इन गैस के मॉलिक्यूल्स पर एक लगा है पिस्टन और पिस्टन पे मैंने रख दिया है वेट। तो जैसे ही हम इस पिस्टन के थ्रू, इस वेट के थ्रू इस पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल इस लिक्विड में डिसोल्व होने लगेंगे और धीरे धीरे इस गैस के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो लिक्विड के अंदर बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस टाइम क्या होगा, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स डिसोल्व हो रहे हैं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूं कि गैस के जो मॉलिक्यूल डिसोल्व हो रहे हैं उसको कंडेंसेशन ऑफ गैस भी कह सकते हैं। गैस का कंडेंसेशन हो रहा है इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आके लिक्विड में डिसोल्व हो रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि जितने मॉलिक्यूल गैस के आके डिसोल्व हो रहे हैं इस लिक्विड में, उतने के उतने मॉलिक्यूल जो डिसोल्व हो चुके हैं वो वापस इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो आके डिसोल्व हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन के। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जितने गैस के मॉलिक्यूल आकर अंदर डिसोल्व हो रहे हैं उसी रेट के अकॉर्डिंग उतने ही मॉलिक्यूल इस गैस की सरफेस को छोड़कर वापस इवेपोरेट होने लगेंगे और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और इस कंडीशन में जो इस सोलवेंट में गैस डिसोल्व हो चुकी है, जो इस सोलवेंट में जो गैस डिसोल्व हो चुकी है उस गैस की जो सोल्यूबिलिटी है उसको हम एक नई टर्म से डिफाइन करते हैं और वो नई टर्म है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। तो दोबारा देखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है इस लिक्विड के साथ इस गैस का, तो इस सोलवेंट में जो डिसोल्व गैस है, जो डिसोल्व गैस है उस गैस की सोल्यूबिलिटी को हम इन टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इस पे बात करते हैं अपन। तो देखिएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है। देखिएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
volume of a gas which is dissolved in unit volume of solvent। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है, मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आता है उसको हम 1 ml भी कह सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml सोलवेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम गैस का घुला हुआ है, उसी वॉल्यूम को हम उस गैस का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। देखिएगा, जैसे मेरे पास ये एक सोलवेंट है, इस सोलवेंट में कोई भी गैस घुली है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इस सोलवेंट के 1 ml में जितनी गैस डिसॉल्व्ड है उस गैस के अमाउंट को ही क्या कहता है, हम अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि पर ml जो सोलवेंट है उसके अंदर कितनी गैस घुली हुई है, उसको जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, उसको जो टर्म, फिजिकल टर्म रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट है कौन, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। इट मींस जिस गैस का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उस गैस की सोल्यूबिलिटी भी ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो जो अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी के। इट मींस जिस गैस का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उस गैस की सोल्यूबिलिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। अगर मेरे पास सोलवेंट वाटर हो, अगर मेरे पास सोलवेंट है वो वाटर हो, तो मेरे पास एक ऑर्डर मिलता है। अगर मैंने सोलवेंट वाटर ले रखा है तो मेरे पास एक ऑर्डर मिलता है अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सी गैसेस का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है और कौन सी गैसेस का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होता है। तो देखिएगा, ये ऑर्डर रहता है H2S गैस है, H2S। रात को अपने किसी मित्र बंधु से बात कर रहा था तो उसने कहा और बात कर ले, तो मित्र कहता नहीं, NH3 नहीं, हम चले सोने, नहीं हम चले सोने, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, ये ऑर्डर रहता है। ट्रिक से याद रहे तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा कि NH3 HCl SO2 H2S CO2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इन गैसेस का वाटर में अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का ऑर्डर है। NH3 का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा है और नाइट्रोजन का अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे कम है। इसीलिए NH3 और HCl ये दोनों गैसें वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होती हैं, जबकि जो नाइट्रोजन है वो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होती है, या आप कह सकते हो इनसोल्यूबल होती है। तो ये ऑर्डर था आपके पास अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का। अब हम आगे देखते हैं जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। तो चलिए पहला फैक्टर देखेंगे हम। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। देखिएगा जी, ये फैक्टर क्या कह रहा है, नेचर ऑफ गैस क्या है, ऐसी गैसेस जो सोलवेंट के अंदर जाकर आयोनाइज हो जाए या उस सोलवेंट से रिएक्शन कर लें, वो गैसेस ज्यादा सोल्यूबल होती हैं उनकी बजाय, उन गैसों की बजाय जो सोलवेंट से रिएक्शन नहीं करती हैं या सोलवेंट में आयोनाइज नहीं होती हैं। तो देखिएगा, द गैसेस विच react with solvent or ionize in solvent are
हाईली सोल्यूबल। तो जो गैसेस सोलवेंट से रिएक्शन कर लेती हैं या उसमें जाकर आयोनाइज होती हैं, वो गैसेस ज्यादा सोल्यूबल होती हैं बजाय उसके जो गैसें रिएक्शन नहीं करती या आयोनाइज नहीं करती हैं। जैसे आप देख लीजिए, मैं अमोनिया गैस को पानी में घोल दूं, अमोनिया गैस को जैसे ही हम पानी में घोल देते हैं तो वाटर से रिएक्शन कर लेती है और अमोनिया बना लेती है NH4OH। जैसे HCl है, आप इसको पानी में डिजोल्व कर लेते हैं तो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए अमोनिया और HCl इन दोनों गैसेस की पानी में जो सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा है। रीजन ये सोलवेंट जो पानी है उसे रिएक्शंस कर लेती है, उसे रिएक्शन कर लेती है, या जो NH3 है वो रिएक्शन कर लेती है, और जो HCl है वो पानी में अपने आयंस में डिसोल्व हो जाती है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। ऐसी गैसेस जो सोलवेंट से रिएक्शन करेंगी वो गैसेस ज्यादा सोल्यूबल होंगी, और जो गैसेस सोलवेंट से रिएक्शन या आयोनाइजेशन नहीं होती है सोलवेंट में, वो गैसेज है वो उनकी सोल्यूबिलिटी सोलवेंट में उतनी ज्यादा नहीं होती है। चलिए अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोलवेंट। दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोलवेंट। तो ये फैक्टर पे कल भी हम बात कर चुके हैं। कल मैंने सॉलिड्स में आपको बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जैसा सोल्यूट होगा अगर वैसा ही सोलवेंट है। अगर पोलर सोल्यूट है और पोलर सोलवेंट है तो पोलर सोल्यूट इजीली पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व हो जाता है, और नॉन पोलर सोल्यूट है और नॉन पोलर सोलवेंट है तो नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो वही सीन यहाँ है कि अगर कोई पोलर गैस है, जैसे आप बात करेंगे NH3 और HCl की, ये दोनों पोलर गैसेस हैं, तो इन दोनों की जो सोल्यूबिलिटी है वो पानी में ज्यादा होती है। जबकि अगर हम इनको बेंजीन में घोलें, अगर हम इनको बेंजीन में घोल देते हैं तो इनकी सोल्यूबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज बेंजीन एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है, बेंजीन में कोई प्लस माइनस नहीं है, पोल नहीं है। तो इन गैसेस की जो वाटर में सोल्यूबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि बेंजीन में ये इनसोल्यूबल होती है। तो कल मैं बता चुका हूँ, यही था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर कोई पोलर सोल्यूट है, पोलर गैस है, तो वो पोलर सोलवेंट में जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी, और अगर कोई नॉन पोलर गैस है तो वो नॉन पोलर सोलवेंट में जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। तो यही था दूसरा फैक्टर जिसको हमने बोला नेचर ऑफ सोलवेंट। तीसरा जो फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिएगा जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है, लिक्विड में गैसेस की सोल्यूबिलिटी है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है वो लिक्विड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए, सोल्यूबिलिटी of gases in liquid is a exothermic reaction। और कल मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उनके लिए हाई टेम्परेचर है वो अनफेवरेबल कंडीशन होता है। इट मीन्स जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। आप इजीली फील कर सकते हैं इसको कि जब मैं किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ, ये कोई लिक्विड है और उसमें कोई गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगर उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल जो लिक्विड में प्रेजेंट हैं टेम्परेचर गेन करके उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड की सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। देखिएगा, ये मेरे पास कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में आपने कोई गैस डिसॉल्व कर रखी है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं इस लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब हो रखे हैं, और आपने
इस लिक्विड को टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, तो ड्यू टू टेम्परेचर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो कम हो जाती है। तो हमें जो अगर किसी गैस की सोल्यूबिलिटी जो है हमें किसी लिक्विड में बढ़ानी है तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, तो सोल्यूबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, एट लो टेम्परेचर। आपको अगर सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम रखनी है तो आपको उस लिक्विड का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो लो रखना होगा। तो तीन फैक्टर पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझाया, दूसरा फैक्टर था, उसके बाद मैंने आपको जो बात समझाई वो थी नेचर ऑफ गैस, तीसरी बात मैंने आपको समझाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और फिर हमने समझा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो गैस की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिएगा अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर है वो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिएगा जी क्या है, ये मेरे पास कोई सोलवेंट है, कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड के ऊपर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये पिस्टन है, इस पिस्टन को अगर हम ऊपर से कंप्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इस गैस की सोल्यूबिलिटी है और इस लिक्विड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम प्रेशर का इफेक्ट कहते हैं। और प्रेशर का इफेक्ट एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने समझाया था और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं हेनरीज लॉ। तो देखिएगा हेनरीज लॉ क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी क्या कहता है कि ये जो गैस है किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है, इस गैस की इस लिक्विड में जो घुली हुई क्वांटिटी है, घुली हुई जो अमाउंट है, वो इस गैस द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर लगाया गया है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। हेनरी क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं कि ये गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर of gas above on the liquid। देखिएगा हेनरी क्या कहते हैं कि कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के ऊपर कोई गैस है और वो गैस थ्रू द प्रेशर इस लिक्विड में डिसोल्व हो रही है, इस लिक्विड में सोल्यूबल हो रही है। तो कितनी सोल्यूबल होगी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं हेनरी। हेनरी क्या कहते हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट गैस, जो ये गैस सोल्यूबल हो रही है, उस गैस की सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर, वो गैस इस लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। देखिए मैंने पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज किया है, हो सकता है यहाँ एक से ज्यादा गैसेज हो, जैसे मैं मान लूं कि ये ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो अगर एक अकेली गैस होती है तो हम प्रेशर वर्ड भी यूज कर सकते हैं सीधा, लेकिन अकेली गैस नहीं है तो हम किसी भी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो अगर एक से ज्यादा गैस होती है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, तो ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीजन गैस इस लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। इसी लॉ को हम हेनरी
लो कहते हैं। दोबारा सुनिएगा क्या कहता है हेनरी लो कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आपके पास अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबोव ऑन द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड की सरफेस पे जो गैस प्रेशर लगा रही है, जितना भी पार्शियल प्रेशर लगा रही है, अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, और अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी। देखिएगा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं हेनरीज के लॉ की। क्या डेफिनेशन है हेनरी लॉ की? एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of that gas above the surface of liquid। ये जो लो है वो हेनरी ने दिया था। देखिएगा हेनरी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलिए उससे पहले एक बात करते हैं। ये मेरे पास लिक्विड है और इस लिक्विड में ये गैस सोल्यूबल हो रही है, और ये गैस है वो इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगा रही है, उसको मैंने पी गैस से रिप्रेजेंट कर दिया, पार्शियल प्रेशर। तो देखिएगा हेनरी ने सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया। इसका रीजन क्या था? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हो सकता है इस लिक्विड में एक से ज्यादा गैस मिले, तो जब किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं तो उस सोल्यूट की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो कंसेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं वो जनरली मोल फ्रैक्शन यूज की जाती है। तो बात वही है, अगर मैं अमाउंट ऑफ गैस लूं या मैं जनरल कहूं कि किसी भी गैस के मोल्स खुले हैं, तो जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी। मोल फ्रैक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो जितने खुद के ज्यादा मोल होंगे उसकी मोल फ्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ हम जो सोल्यूबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ जो भी गैस हम घोल रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हेनरी का लॉ क्या कहता है? एक्स ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। सोल्यूबिलिटी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव द लिक्विड सरफेस। देखिएगा जी, पहले मैंने लिखा था सोल्यूबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, लेकिन हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, फील करिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन को हमने सोल्यूबिलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया या सोल्यूबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो जो सोल्यूबिलिटी है या जो मोल फ्रैक्शन, किसी गैस की मोल फ्रैक्शन, देखिए कोई ये कह रहा है कि किसी गैस की मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो। कब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी? जब वो गैस इस लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाएगी? ज्यादा प्रेशर लगाएगी। जब वो गैस इस लिक्विड की सरफेस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी तभी उस गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन है वो इस लिक्विड में ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव द लिक्विड सरफेस। इसी को कहते हैं हम हेनरी लॉ। अगर आप यहां से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको कहते हैं KH, और KH है वो हेनरी कांस्टेंट है। यहां देख सकता है KH है वो हेनरी कांस्टेंट है, X है वो मोल फ्रैक्शन है, और P है वो पार्शियल प्रेशर है गैस का, जो कि इस गैस द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई किया जा रहा है।
तो ये था प्यारे बच्चों हेनरी का लॉ। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास हमने अभी देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर था के एच इंटू एक्स के। यहां से आप देखेंगे जो के एच है वो पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। आप यहां से देख रहे हैं जो के एच है, यहां से देख लीजिए, एक्स को रिवर्स कीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा P अपॉन के एच। इट मीन्स एक्स का जो रिलेशन है वो के एच से इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हेनरी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस गैस का सोल्यूबिलिटी है वो उतना ही कम होगा। जो हेनरी कांस्टेंट है, अगर उस किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी है वो उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे, जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरीज का जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। दूसरी बात डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोलवेंट, और तीसरी बात डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इन तीन चीजों पे हेनरी का जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सोलवेंट पे, और नेचर ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये मैं यहाँ से बता ही चुका हूँ, किसी गैस के लिए अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी है वो उतनी ही हो जाएगी कम। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है देखिएगा, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि पानी ठंडा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा तो पानी में ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उनको रेस्पिरेशन करने में, उनको गैस एक्सचेंज करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं गर्म पानी की बजाय। अगर हम पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, अगर मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं पार्शियल प्रेशर गैस का और एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं मोल फ्रैक्शन उस गैस की, तो अब देखेंगे आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। पी है वो जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो सोल्यूबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब भी रिलेशन होता है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है। अगर इस ग्राफ की हम स्लोप देखें, ये मेरे पास इस ग्राफ की स्लोप है, और स्लोप किसी भी ग्राफ की tan थीटा होती है। tan थीटा है y बाय एक्स, वाई एक्स का डाटा अपॉन एक्स एक्सिस का डाटा। y बाय एक्स मतलब P ऑफ गैस अपॉन x सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहां से देखेंगे P अपॉन x क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। तो P अपॉन x है, मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, हेनरी के कांस्टेंट को। तो अगर आपको यहां से हेनरी का कांस्टेंट निकालना हो तो जो पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन है या सोल्यूबिलिटी है उसके अंदर जो ग्राफ है उसकी आप स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, उसकी स्लोप निकाल लीजिए, तो वही स्लोप रिप्रेजेंट करती है हेनरी के कांस्टेंट को। अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हेनरी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज देखते हैं, तो जो हीलियम गैस है उसके लिए जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू है वो अप्रोक्स 140 होता है। पानी में अगर देखें तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका अप्रोक्स 75 के आसपास होता है।
और जो ऑक्सीजन गैस है उसका जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू है वो 35 के आसपास होता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में जो हीलियम गैस का KH है वो 140 है, और KH का वैल्यू ज्यादा होता है तो मैं बता चुका हूँ सोल्यूबिलिटी का वैल्यू वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हीलियम गैस है वो पानी में इनसोल्यूबल होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस है वो स्लाइटली सोल्यूबल होती है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो हाईली सोल्यूबल होती है पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हेनरी जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू है वो बहुत कम है, और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कम होने से जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन पानी की बजाय हेनरी कांस्टेंट है वो हमारे ब्लड के लिए ऑक्सीजन, जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसके लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू और ज्यादा कम होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसीलिए हमारा ब्लड है वो इजीली क्या कर देता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी पानी की बजाय ब्लड में बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये था हेनरी का लॉ और KH। एक बात और मैं भूल गया, वो देख लीजिए, यहां से देखिए, अगर हमें हेनरी कांस्टेंट का यूनिट निकालना हो, अगर आप यहां से हेनरी कांस्टेंट का यूनिट निकालना चाहते हैं तो देखिए हेनरी कांस्टेंट है, ऊपर है प्रेशर और नीचे है मोल फ्रैक्शन। तो जैसा कि आपको पता है मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो जस्ट इक्वल हो जाएगी प्रेशर के, जो यूनिट प्रेशर की है वही यूनिट हेनरी कांस्टेंट की हो जाएगी। आप ATM में लिख सकते हैं, आप बार में लिख सकते हैं, आप mm ऑफ Hg में लिख सकते हैं। जैसी भी यूनिट आप प्रेशर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं वैसी की वैसी यूनिट हेनरी कांस्टेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हेनरी का लॉ, जो कि एप्लीकेबल होता है जब हम किसी गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में देखते हैं, तब हम एप्लीकेबल करते हैं हेनरी के लॉ को। हेनरी के लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, याद रख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली लिमिटेशन है कि जो प्रेशर है गैस का वो शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर है वो गैस का ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो हेनरी का जो कांस्टेंट है उसके वैल्यूज में एरर आना स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो सही नहीं आएगी, या जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ नहीं आएंगे। एंड द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है तो हेनरी लॉ उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता। एंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इज वेरी लेस, जो गैस हम किसी भी सॉल्वेंट में घोल रहे हैं वो बहुत कम सोल्यूबल होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा सोल्यूबल है, वो ज्यादा रिएक्शन कर लेती है, तब भी हेनरी का लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, हेनरी के एप्लीकेशंस भी हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। चलिए अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम हेनरी के एप्लीकेशंस पे बात करते हैं, हेनरी का जो लॉ है उसके एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। आप सुरक्षित रहिए, घर रहिए, और आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप देखते रहिए लगातार और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए कल मिलते हैं।